हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय लॉ एंड जुडिशरी चैनल। तो दोस्तों, मैंने स्ट्राइक का जो फर्स्ट लेक्चर वो कंप्लीट कर दिया। उसमें स्ट्राइक के डेफिनेशन और स्ट्राइक के इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स मैंने कवर कर दिए। तो आज के लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे कि वैलिड और लीगल और इलीगल स्ट्राइक में क्या डिफरेंशिएशन है और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस कर इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट हमको कंप्लीट करने होते ताकि हम लोग बोल सकते कि वैलिड है या इनवैलिड। तो डेफिनेशन 2Q मैंने कंप्लीट कर दिया है मेरे फर्स्ट लेक्चर में। देन अगेन यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2023 है, उसमें सेक्शन 2Z के डिफाइन करता है कि इंडस्ट्रियल यहाँ पे स्ट्राइक मतलब क्या होता है इन इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020। तो ये भी एक्सप्लेन कर दिया है। देन हम लोग देखने वाले हैं आज स्ट्राइक को लीगल करने के लिए कौन से इंग्रेडिएंट होते हैं, और अगर वो कंप्लीट नहीं करते आप तो ये इनवैलिड माना जा सकता है। तो इसीलिए सेक्शन 22 सब क्लॉज 1 कहता है ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 पुट सर्टन प्रोहिबिशन ऑन द स्ट्राइक राइट टू स्ट्राइक। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं वर्कर्स जो होते हैं वो किसी इसमें एम्प्लॉयड है। तो एम्प्लॉयड होने के बाद में एक कहाँ पे वो एम्प्लॉयड है, इन पब्लिक यूटिलिटी सर्विस। पब्लिक यूटिलिटी सर्विस का मतलब क्या होता है, देन आई विल एक्सप्लेन। तो वर्कर्स एम्प्लॉयड है, वर्किंग कर रहे हैं यहाँ पे पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में। तो उनको अगर स्ट्राइक पे जाना होगा तो व्हाट कंडीशंस आर रिक्वायर्ड, कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं पब्लिक यूटिलिटी सर्विस मतलब एजुकेशन सिस्टम हो गया, देन आपका हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, पुलिस डिपार्टमेंट हो गया। इन लोगों को अगर स्ट्राइक पे जाना है तो वैलिड स्ट्राइक के लिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये हम लोग देखने वाले हैं। सो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज स्ट्राइक शुड बी ओनली आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 14 days ऑफ प्रायर नोटिस गिवन टू द मैनेजमेंट। आपको यहाँ पे प्रायर नोटिस देनी है, 14 days की नोटिस यहाँ पे रिक्वायर है। वो नोटिस खत्म होने के बाद में ही आप स्ट्राइक पे जा सकते हैं। देन इट प्रोवाइड्स दैट नो पर्सन एम्प्लॉयड इन पब्लिक यूटिलिटी सर्विस शैल गो ऑन स्ट्राइक इन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर यहाँ पे पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में आप बिना 14 days की नोटिस एक्सपायर्ड होने के बाद या नोटिस दिए बगैर आप जाते हो तो ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, विदाउट गिविंग टू एम्प्लॉयर नोटिस ऑफ स्ट्राइक विद इन 6 weeks बिफोर स्ट्राइक। तो यहाँ पे स्ट्राइक पे जाने से पहले फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आपको विद इन 6 यहाँ पे नोटिस ऑफ द 6 weeks की नोटिस, यहाँ पे 6 week मतलब 6 हफ्ते की नोटिस आपको देनी जरूरी है। विद इन 6 week बिफोर स्ट्राइक विल बी स्टार्ट। देन विद इन 14 days ऑफ गिविंग सच नोटिस देने के बाद में आपको 14 days के अंदर आपको स्ट्राइक के लिए परमिशन मिल सकती है। और दूसरी बात यहाँ पे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ एनी कंसिलेशन प्रोसीडिंग्स बिफोर अ कंसिलेशन ऑफिसर एंड 7 days आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द प्रोसीडिंग। मानो आपका केस पेंडिंग है कंसिलेशन ऑफिसर या कंसिलेशन प्रोसीड में, या आपका कंसिलेशन ऑफिसर के सामने जो भी केस है उसका कंक्लूजन मतलब उसका जजमेंट आ चुका है, यहाँ पे अवॉर्ड हो चुका है। देन ऑल्सो उसके बाद में आपको 7 days आफ्टर ही आपको स्ट्राइक के लिए परमिशन दी जाएगी, मतलब परमिशन है। सो यहाँ पे एक केस है इन मिनरल माइनर यूनियन वर्सेस कुंद्रमुख आयरन ओरा कंपनी लिमिटेड। ये केस में कहा गया है सेक्शन 22 की जो पार्ट्स है, जो 22 सब क्लॉज 1 है वो मैंडेटरी प्रोविजन है, एंड द डेट ऑन विच द वर्कमैन प्रपोज टू गो ऑन स्ट्राइक शुड बी स्पेसिफाइड इन द नोटिस। जिस दिन आपको स्ट्राइक पे जाना होगा उस दिन आपको स्पेसिफाइड करना होगा। और दूसरी है इन इफ मीन वाइल द डेट ऑफ स्ट्राइक स्पेसिफाइड इन द नोटिस ऑफ स्ट्राइक एक्सपायर्ड वर्कमैन हैव टू गिव फ्रेश नोटिस। अगर वो नोटिफाइड की है आपने 22 मैंडेटरी नोटिस में कि इस दिन हम लोग स्ट्राइक डिक्लेयर करने वाले हैं, बट वो दिन निकल गया, उसके बाद में फिर भी आपको स्ट्राइक करना होगा, तो यहाँ पे फ्रेश नोटिस आपको देनी पड़ेगी टू दी मैनेजमेंट। अनदर है क्रॉम्पटन, यहाँ पे क्रॉम्पटन ग्रीव्स लिमिटेड वर्सेस वर्कमैन। ये केस में भी ये कहा गया है, सपोज यहाँ पे मान लो कि स्ट्राइक पे जाना है, आप स्ट्राइक पे गए हो, वो लीगल है एज वेल एज जस्टिफाइड बाय दी कोर्ट है, और जस्टिफाइड सारे प्रोविजन आपने फॉलो कर लिए। तो यहाँ पे जो वर्कर्स है
जो वर्कमैन है उनकी सैलरी, सपोज उनकी वेजेस होते हैं, वो आपको डिडक्ट करने का कोई राइट नहीं है। तो यहाँ पे द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट इफ अ स्ट्राइक इज लीगल एज वेल एज जस्टिफाइड देन द वर्कर्स इज एंटाइटल्ड टू गेट द वेजेस फॉर द पीरियड ऑफ स्ट्राइक। द स्ट्राइक शुड बी लीगल एंड जस्टिफाइड। तो वो जो स्ट्राइक है वो लीगल और जस्टिफाइड होनी चाहिए। आप कैसे डिफाइन करोगे कि वो जस्टिफाइड है या लीगल है, कैसे डिफाइन करोगे? ये केस टू केस और केस के फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। सपोज वहाँ पे वर्कर्स ने फोर्स यूज़ किया, कोर्जन यूज़ किया, वायलेंस यूज़ किया या कुछ तोड़फोड़ की, तो यहाँ पे इलीगल माना जाएगा। ये केस में बताया गया है। अनदर इम्पोर्टेंट केस है पंजाब नेशनल बैंक वर्सेस देयर एम्प्लॉयज़। तो यहाँ पे उनके जो वर्कर्स एम्प्लॉयज़ है, यहाँ पे भी यही बात की है। द इफेक्ट ऑफ अ स्ट्राइक इज दैट द वर्कमैन कैन नॉट क्लेम वेजेस फॉर द पीरियड ड्यूरिंग विच एन इलीगल स्ट्राइक कंटिन्यू। अगर इलीगल स्ट्राइक है और वो कंटिन्यूटी पार्ट में है, तो यहाँ पे वर्कर्स को कोई राइट नहीं है कि वो वेजेस मांग सकते हैं। अनदर है एक इन शेड्यूल टेक्स्ट टाइटल मिल्स वर्सेस देयर वर्कमैन। इसमें भी बताया गया है देयर वर्कमैन, सर्टन वर्कमैन स्ट्रक वर्क एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ले ऑफ एंड द ट्रांसफर ऑफ सम वर्कमैन फ्रॉम वन शिप टू अनदर शिप। यहाँ पे वन शिप टू अनदर शिप में अगर ट्रांसफ़र होते हैं तो यहाँ पे 4 डेज़ की नोटिस है वो वर्कमैन को देने की ज़रूरत है। ये उनकी ऑर्डर्स में, ये केस में दिया गया। तो दीज ऑल आर द इसेंशियल्स पार्ट फॉर द वैलिड एंड इनवैलिड स्ट्राइक।